नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग विजन आईएएस की जून 2025 के करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इकोनॉमी तक का। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट चैप्टर की। इसमें से हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और इसको काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। जुलाई की भी मैगजीन आने वाली होगी, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो भी कवर कर लीजिएगा, जिससे कि और भी आपकी करंट अफेयर अपडेट रहे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पहली खबर। तो पहली खबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलेगी, कृषि वानिकी से रिलेटेड मिलेगी। तो इसमें है क्या कि कहा जा रहा है कि सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई है, उससे रिलेटेड मॉडल नियम बनाया है 2025 में। मॉडल नियमों में शामिल क्या-क्या है, तो इसमें शामिल किया गया है जो कृषि वानिकी के लिए भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। साथ में ही वृक्षों की कटाई कैसे होगी इसको शामिल किया गया है, और इससे जो भी कृषि वानिकी है उसमें उत्पादित जो इमारती लकड़ी है उसका प्रमाणीकरण और ट्रांजिट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि भारत में जो कृषि वानिकी है इसके बारे में क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो भारत में जो कृषि वानिकी है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 में आई थी, और इसके अनुसार क्या है कि कृषि वानिकी क्या है, एक भूमि उपयोग प्रणाली देखने को मिलती है जिसमें कहीं न कहीं आपको खेतों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियों को एकत्रित करके उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संधारणीयता को बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य था, नीति जो आई थी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014, इसमें देखने को मिलेगा इसका उद्देश्य कि कृषि भूमि पर इस प्रकार का वृक्षारोपण करना है कि यह फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक हो, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि कितने भाग पर, तो भारत का जो भू क्षेत्र है उसका लगभग 8% भाग देखा जाए तो कृषि वानिकी के वृक्षारोपण के तहत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में कृषि वानिकी की कौन कौन सी प्रणालियां देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कृषि वानिकी में देखने को मिलेगा फसलों को वृक्ष के साथ उगाना, या फिर कह सकते हैं कि फसलों को वृक्ष फसलों के साथ जोड़ना, ठीक है। इसी के साथ आते हैं एग्री हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि बागवानी, फलदार फसलों को फसलों फलदार जो वृक्षों को फसलों के साथ जोड़ना, ठीक है। आगे है एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, कृषि वानिकी बागवानी। इसमें क्या किया जाता है, वृक्षों को फलदार वृक्षों और फसलों का संयोजन करके उगाया जाता है। आगे है कृषि वानिकी पशुचारण, एग्री सिल्वी पास्चर। इसमें क्या होगा, भूमि पर वृक्षों को पशुओं के साथ जोड़ा जाएगा। आगे है बागवानी सब्जी उत्पादन, हॉर्टी ओलेरिकल्चर। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो फलदार वृक्षों और सब्जियों का संयोजन किया जाएगा। कृषि वानिकी सिल्वी पास्चर देखने को मिलेगा, इसमें पशुधन जो होगा और चारा और वृक्षों का एकीकरण किया जाएगा। जीवित बाड़ लाइव फेंस की बात किया जाएगा, तो यानी कि खेत के चारों तरफ झाड़ियां और वृक्ष की सीमाएं बनाई जाएंगी। वानिकी या बागवानी रेशम उत्पादन, सिल्वी और हॉर्टी सेरिकल्चर के बारे में बात किया जाएगा, तो इसमें रेशम उत्पादन के साथ ही वृक्ष है फलदार वृक्ष। इसके बाद बात करेंगे वानिकी सब्जी उत्पादन की, सिल्वी ओलेरिकल्चर की, तो वृक्षों और सब्जियों का उत्पादन। जहां भी ओलेरिकल्चर देखने को मिलेगा वहां पे सब्जी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बागवानी पशुचारण, हॉर्टी एंड पास्चर से रिलेटेड बात करेंगे, तो इसमें फलदार वृक्षों को चारागाह तथा पशुधन के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई। कृषि वानिकी का महत्व देखा जाए तो क्या है कि कृषि वानिकी का जो विकास है, या कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसमें अगर हमको कृषि वानिकी को ऐड कर दिया जाता है तो 4% की वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बात किया जाता है विविध प्रकार की बातों की बात किया जाएगा, तो इसमें फिर तो यहाँ पे ये जो हमारी कृषि वानिकी है इसके और भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे ईंधन के लिए काम आने वाली लकड़ी की जो आधी मांग को पूरा कर सकता है। कागज और पल्प के लिए कच्चे माल का 60% तक प्रदान कर सकता है। हरे चारे की आवश्यकताओं का 9 से 11% पूरा कर सकता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं
महत्व देखने को मिलता है किसका, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री का। इसी के साथ ही खाद्य सुरक्षा में भी, क्योंकि इससे क्या होगा, कृषि उत्पादकता जो होगी वो बढ़ेगी औसतन 51% और फसल की विफलता को रोकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके साथ ही ये कहीं न कहीं जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये संधारणीय विकास से आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्बन पृथक्करण होगा इससे, मृदा स्वास्थ्य सुधरेगा, जैसे कि मृदा की जैविक कार्बन मात्रा को बढ़ाने में ये सहायक देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए गेहूं और मूंग की खेती में एसओसी जो है 0.62% थी, जबकि वही फसलें पॉपुलर के पेड़ों के साथ जब उगाई गई तो ये बढ़कर कितना हो गया, 1.14%। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री मृदा की लवणता को भी कहीं न कहीं कम करते हुए दिखेगा। जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होती है, तो यह क्या होती है कि बाढ़ आदि जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकती है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी के बारे में बात किया जाए, इसके क्या है तथ्य, तो प्राकृतिक वनों पर दबाव कम होगा और साथ ही पोषक तत्वों का अधिक कुशल पुनर्चक्रण होगा और पारिस्थितिकी प्रणालियों का बेहतर संरक्षण देखने को मिलेगा। वन के बाहर वृक्ष देखने को मिलेंगे, यानी कि कृषि वानिकी के तहत जो है, जो हमारे वन हैं उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कहीं न कहीं वनों की संख्या में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि कृषि वानिकी के विकास के लिए चुनौतियां क्या-क्या देखने को मिलती हैं, भाई क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो नीतिगत खामियां कुछ देखने को मिलेंगी, जैसे कि जल वानिकी एक्वा फॉरेस्ट्री है जैसी अनूठी और उच्च तकनीकी वाली कृषि वानिकी प्रणालियों पर कम जोर दिया जा रहा है। ठीक है, प्रतिबंधात्मक विनियम है, यहाँ पे परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल देखने को मिलेगी और साथ ही प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर कर लगाए जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। भारत की नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का अपर्याप्त उपयोग, यानी कि ऑनलाइन प्रणाली जो देखने को मिलती है, ये एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है, ये क्या है, ऑनलाइन प्रणाली है जो बांस, लकड़ी आदि के अंतरराज्यीय यह अंतर राज्य परिवहन के लिए पास जारी करता है, तो इसमें भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि इसका उपयोग भी कम किया जा रहा है। अब तक 82% आवेदन केवल 3 राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के साथ जम्मू कश्मीर से प्राप्त हो गए। उच्च किस्म की बीजों की उपलब्धता के बारे में बात किया जाए तो ये भी कहीं न कहीं इन बीजों की भी कमी देखने को मिलती है। पिछली नीतियों में बाधाएं, जैसे कि पिछली जो नीति थी, पुरानी नीतियों में केवल कुछ प्रजाति जैसे पॉपुलर हो गया, यूकेलिप्टस और कदम पर अत्यधिक जोर दिया गया था, जो भारत की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल नहीं थी। यूकेलिप्टस अत्यधिक जल गहन वृक्ष है, आपके देखते हैं। तो इस तरह से हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर लिया है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मोटा मोटा है क्या कि फसल आपने बो दिया है और उसी में साथ में आपको क्या करना है, पेड़ भी उगाने हैं। ठीक है, पेड़ भी आपको उगाने हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों के चारों तरफ हम लोग बना देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, खेतों के बीच में भी हम लोग पेड़ लगा देते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्लस आपको करना है, पेड़ लगानी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री। चलिए, ये हो गया टॉपिक पहला आपका हो चुका है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025। ठीक है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में फ्रांस में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन है। इसमें भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है, यानी कि ये जो है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है, ये है तो भारत का, मतलब भारत की पहल से बनाया गया था और इसका जो 7वां अभी इसका जो बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी, जो फ्रांस में आयोजित हुई थी, जिसमें अफ्रीका, इसमें जो अफ्रीकी यूनियन है ये इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने डिजास्टर रेजिलियंस यानी आपदा प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए 5 वैश्विक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, यानी कि शिक्षा में आपदा प्रतिरोध का एकीकरण किया जाए, यानी कि शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से लोगों को जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। एक वैश्विक डिजिटल कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। अभिनव वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि विकासशील देशों के लिए धन तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। लघु द्वीपीय विकासशील देशों
को बड़े महासागरीय देशों के रूप में भारत की मान्यता की पुष्टि, यानी कि उनकी सुभेद्यता जो है पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना। ठीक है। आगे है प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मोटी-मोटी बातें आपको याद रखनी है, क्या किया जा सकता है। ठीक है। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो आईसीडीआरआई, ये जो भारत के द्वारा शुरू किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड बात करेंगे तो इसके द्वारा 2025 में लघु द्वीपीय विकासशील देशों में तटीय रेजिलियंस के लिए कार्यवाही का आह्वान किया गया है। ठीक है। ये जो आईसीडीआरआई है, ये क्या है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के तहत एक मंच देखने को मिलता है। जलवायु अनुकूल तटीय लचीलेपन और संधारणीय विकास पर चर्चा और कार्यवाही को आगे बढ़ाता है। इस वर्ष इसको जो है यूरोप में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन देखने को मिलेगा, जो कि रहा हुआ था फ्रांस में। सह मेजबानी किसने किया था? आईसीडीआरआई एवं फ्रांस सरकार द्वारा। ठीक है। थीम क्या थी? शेपिंग रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसमें कोस्टल रीजन्स के बारे में बात की गई है और रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है और फ्यूचर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे तटीय क्षेत्रों से संबंधित सुभेद्यता के बारे में बात किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव जीवन और संपत्ति के लिए बड़ा जोखिम देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया के 60% से अधिक आबादी और 2/3 बड़े शहर तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और तूफानों जैसी आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक नुकसान भी इससे देखने को मिलेगा। जो हमारी जीएआर रिपोर्ट है, वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है, इसके अनुसार पता चलता है कि जो चक्रवात फेनी है 2019 का, इसके कारण ओडिशा में विद्युत से संबंधित लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ये चक्रवात जैसी घटनाएं हैं, बाढ़ जैसी घटनाएं हैं, इनके कारण कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है हमारी अर्थव्यवस्था को भी। आगे बात किया जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंग्रोव जोखिम सूचकांक के अनुसार क्या है कि चक्रवातों और समुद्री जो जल है उसके स्तर में वृद्धि के कारण 2100 तक दुनिया के आधे मैंग्रोव को भी जो खतरा है उनका सामना कर पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे जो मैंग्रोव है ये कहीं न कहीं सुनामी हो, चक्रवात हो, जो समुद्री तूफान है, उनसे हमारे कोस्टल रीजन्स की रक्षा करते हैं। बट चूंकि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चक्रवात और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो आने वाले 20वीं सदा सॉरी 2100 जब आएगा हमारा सेंचुरी ये कंप्लीट होगी, तो दुनिया के आधे मैंग्रोव जो है इनके सामने कहीं न कहीं खतरा देखने को मिलेगा। सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान गरीब होगा, जितना ज्यादा सामाजिक रूप से कमजोर होगा, बुजुर्ग होगा, ऐसे में उनको जो है जो अधिक ज्यादा सुभेद्य देखने को मिलते हैं इस तरह की घटनाओं के लिए। ठीक है। तटीय क्षेत्रों के संबंधित खतरे कौन-कौन से हैं? तो सुनामी देखने को मिलेगी, चक्रवात देखने को मिलता है, सुनामी तो ज्वार देखने को मिलेगा और साथ में ही तूफानी ज्वार और तटीय अपरदन। तो सुनामी के बारे में बात किया जाएगी तो 2004 में जैसे कि हिंद महासागर में आई सुनामी आई थी, जिसमें से 2,30,000 लोगों की जान चली गई। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चक्रवात जो है, अभी चक्रवात मिरल जो है 2024 में भारत और बांग्लादेश में काफी प्रभावित किया है। तूफानी ज्वार के बारे में बात किया जाएगा तो 2023 में कच्छ और मोरबी जिले के निचले क्षेत्रों में 2 से 2.5 मीटर ऊंची तूफानी ज्वारी लहरें आई थी। ठीक है। इसके बाद बात करें तटीय अपरदन क्या होता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके अनुसार क्या है, भारत की 33.6% तटीय रेखा अपरदन के कारण खतरे में है। यानी कि जो हमारा तटीय अपरदन होता है, जो हमारी जो ओशनिक करंट होती हैं, फिर ओशनिक जो भी हमारी धाराएं होती हैं उनकी वजह से, या फिर कह सकते हो उनकी जो तरंगे उठती हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं तटीय अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है। फिर बारिश हो, इन सब की वजह से भी तटीय अपरदन बहुत सारे रीजन से हो सकता है। बात करते हैं आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की, सीडीआरआई की,
ये है क्या कि इसकी शुरुआत भारत द्वारा 2019 में यूएन जो है उसका जो जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन है, यूएनएफसीसी है ना? नेशन फ्रेमवर्क, हाँ ठीक है, वही जो है उसी में। तो इसका परिचय देखोगे तो एक वैश्विक साझेदारी देखने को मिलेगी जिसमें केवल सरकारें ही नहीं, सरकार के साथ यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसमें 56 सदस्य और इसका जो सचिवालय देखने को मिलेगा ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके द्वारा एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट, ये भी आपको याद रखनी है। उद्देश्य क्या है तो सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने एवं सक्षम अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बात हो गई। प्रमुख पहलों में बात किया जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेटस, ये क्या है कि लघु द्वीपीय विकासशील देशों में रेजिलियंस संधारणी और समावेशी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, ये क्या है तो आपको देखने को मिलेगा फंड से रिलेटेड है, तो ये यूएनडीपी और यूनाइटेड नेशन ये यूएनडीआरआर के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें क्या है उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर आपदा रोधी अवसंरचना विकास को समर्थन देना, तो फंड है उसी से रिलेटेड है। बात करते हैं कि समन्वित की गई पहले भारत में क्या, तो आपको पता होगा तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड होते हैं जिसकी अधिसूचना आई थी 2019 में। तो इसमें क्या है उद्देश्य है कि तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों को आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसमें आपको पता होगा जो हमारा कोस्टल रीजन होता है उसको हम लोग CRZ 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है कि परियोजना ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जैसे राज्यों में लागू की गई है। उद्देश्य है कि संधारणी प्रथाओं के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना। ठीक है, बात करें तटीय सुभेद्यता सूचकांक, आपको याद रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सूचना आपदा सुभेद्यता मानचित्र के बारे में बात किया जाएगा तो ये किसके द्वारा जारी बनाया गया है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया है। तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में बात किया जाएगा तो ये क्या है कि ये एक डेटा संग्रह प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जाती है या जानकारी विशेष स्थलों पर समुद्री या फिर तटीय सुरक्षा संरचना के नियोजन, डिजाइन और निर्माण में सहायता होती है। आगे है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इस योजना में राष्ट्रीय जल मिशन जैसे पहले शुरू की गई थी जो संधारणी जल एवं वानिकी प्रबंधन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में रेजिलियंस क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई दूसरी खबर। चलिए देखते हैं तीसरी खबर की तरफ कि तीसरी खबर क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरी खबर यहाँ पे है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात किए जाएंगे। इसका जो वित्त पोषण है फिनांसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में बात किया जाएगा। तो जो यूनाइटेड नेशन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने रेजिलियंस पे फाइनेंसिंग एम इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर शीर्षक से वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। ठीक है, तो याद रखना ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, बस याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच जो GP 2025 है कि 8वीं बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण वाली वित्तीय प्रणाली का प्रदर्शन किया है। GPDRR की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यक्रम पर हुई प्रगति का मूल्यांकन और उस पर चर्चा करना। ठीक है, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है इसके लिए जो मौजूदा वित्त पोषण तंत्र है बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कोष के बारे में बात किया जाएगा तो उदाहरण के लिए हरित जलवायु कोष है, GCF समर्थन प्रदान करता है।
बहुपक्षीय विकास बैंकों की बात किया जाएगा, जैसे कि DRFI। ठीक है, ये क्या है? विश्व बैंक का आपदा जोखिम वित्त पोषण और बीमा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिलेगा तो राष्ट्रीय और स्थानीय बजटों को DRR को शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्त पोषण देखने को मिलेगा, जिसमें से NAPS राष्ट्रीय अनुकूल योजना देखने को मिलेगी जलवायु से रिलेटेड। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण आखिर होता क्या है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है ये क्या है? ऐसे कदम होते हैं जो नई आपदाओं की आशंका को रोकने, मौजूदा जोखिम को कम करने और बचे हुए जोखिम का प्रबंधन करने के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य लचीलापन और सतत विकास को मजबूत करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कई प्रकार की आपदा रोधी अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि करण के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता आखिर क्यों है? ठीक है, तो सीमित सहायता है, क्योंकि देखने को मिलेगा केवल 2% विकास सहायता ही आपदा न्यूनीकरण पर खर्च होती है। तो इसके लिए चाहिए हमें कि अलग से एक फंड होना चाहिए। आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ, ठीक है, ये भी एक रीजन है। विकासशील देशों की उच्च सुभिद्धता देखने को मिलेगी 2023 तक केवल 49% कम विकसित देश ही मल्टी डेजर्ट हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, असंधारणीय आपदा जोखिम प्रबंधन के 3 नकारात्मक चक्रों को तोड़ना आवश्यक है। आय में गिरावट, कर्ज में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अगर कोई आपदा आती है तो असंधारणीय जोखिम हस्तांतरण चक्र, रिस्पॉन्स रिपीट, यानी कि जो DRR में निवेश किया गया $1 है, वो भविष्य में आपकी भरपाई के लिए $15 की बचत करेगा। ये याद रखना है कि अगर आप DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में आप $1 आपको उससे $15 की बचत होगी बाद में। बात करते हैं DRR है तो पर्याप्त वित्तीय पोषण जुटाने में चुनौतियां क्या आ रही हैं? समर्पित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र का कोई पूरी तरह से अभाव देखने को मिलता है। वित्तीय नियंत्रणों में DRR का सीमित एकीकरण, जैसे सरकारें, व्यापार संगठन और वित्तीय संस्थान जोखिम आधारित सोच को वित्तीय निर्णयों में शामिल नहीं करते हैं। राजनीतिक रूप से जो है जो वित्त पोषण को, इसके DRR है तो वित्त पोषण को अनिश्चित घटनाओं पर माना जाता है, तुरंत लाभ इसका नहीं मिलता है, ये भी आपको देखने को मिला। भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण प्रणाली के बारे में बात किया जाए तो DRR वित्त पोषण तंत्र भारत में क्या देखने को मिलेगा? आपदा वित्त पोषण पर एक पूर्व निर्धारित और नियम आधारित व्यवस्था को अनुसार जो है चलता है, जिसमें राष्ट्रीय से लेकर राज्य और जाती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा संबंधित आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान आवंटन है 15वें वित्त आयोग के अनुसार DRR के तो 2.32 लाख करोड़ 2.32 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई है। आगे भारत के DRR वित्त पोषण दृष्टिकोण के 4 प्रमुख सिद्धांत: तैयारी, डेडिकेशन, फाइनेंशियल विंडो। ठीक है, प्रभावित लोगों के लिए सुभेद समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता देना, सरकार के सभी स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों की जो उपलब्धता है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और प्रोग्रामों के मापन के लिए सभी खर्चों के लिए निर्देशित करते हैं। आगे क्या होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विनियामक फ्रेमवर्क में वित्त पर नजर रखना चाहिए, अभिनव वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी कि मिश्रित वित्त, डिप्ट फॉर रेजिलियंस, क्रेडिट रेटिंग में आपदा जोखिमों की एकीकृत करना, ग्रीन बॉन्ड, आपदा बॉन्ड और पारंपरिक बीमा, इस तरह से काम किए जाने चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया है आपकी, ये भी खबर हो चुकी है। चलिए देखते हैं अगली खबर की तरफ, देखते हैं समुद्री आपदाएं अगला टॉपिक है। के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो देख लेते हैं कि मैरीटाइम डिजास्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और ये क्यों चर्चाओं में आखिर था। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो अभी हाल ही में आईएमओ इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसने हाल ही में समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा करने के लिए आग्रह किया है। मतलब भारत ने इससे आग्रह किया है, ठीक है। अन्य संबंधित तट के पास जो है जहाजों के डूबने, आग लगने और घटनाओं की वृद्धि के कारण जो है भारत ने इसमें कहा है कि भाई इसको देखिए आप, ठीक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु संहिता के तहत वर्गीकृत लिथियम आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग घोषणा, निगरानी और वैश्विक मानकों में सुधार के लिए आईएमओ का ध्यान आकर्षित किया है। बात करते हैं समुद्री आपदा के बारे में, ठीक है। तो समुद्री आपदाओं में जहाज का डूबना, टक्कर, फंस जाना, फोटो तेल रिसाव जैसी घटनाएं आती हैं। आजकल के नए जोखिमों में क्या है, खतरनाक रसायनों, परमाणु अपशिष्ट, खतरनाक कार्गो, पनडुब्बियों और हथियारों का परिवहन देखने को मिलता है। हाल ही में कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, जो लाइबेरिया ध्वज वाला पोत था एमएससी एल्सा 3 का डूबना, जो कोची तट में क्या हुआ था, डूब गया था, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही देखने को मिलता है ये जो कोच्चि तट पे लाइबेरिया ध्वज से पोत वाला डूबा था एमएससी एल एल्सा 3, इसके दुर्घ इसकी दुर्घटना के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के तट पर बड़ी संख्या में नर्डल्स, छोटे प्लास्टिक के कण पाए गए। इन्हें प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो 1 से 5 आकार के होते हैं, दूषित करते हैं तथा टूटकर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में बदल सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश उसके बाद भी ये कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं कैंसर और बाकी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एमवी वान हाई 503 पे आपको आग लग गया था केरल के तट पे, तो बस ये याद रखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। समुद्री घटनाओं और आपदाओं से प्रबंधन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कार्गो की जानकारी में अपारदर्शिता, क्योंकि जो सामान और देश का है या फिर वस्तुओं की सही से जानकारी नहीं देता है, अधिकारियों के लिए खतरे का सही से आकलन करना और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। संवेदनशील वस्तुओं का कुशल तरीके से संभालना, ये भी प्रॉब्लम्स है। जहाजों के स्वामित्व और प्रबंधन की जटिल संरचना, यानी कि जहाज कई बार क्या है कि किसी और देश का है, उसका प्रबंधन कोई और देश कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी किसी और, तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे लाइबेरिया का झंडा था, जर्मन स्वामित्व का था, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे? आगे बात करते हैं वैश्विक प्रतिक्रिया और विनियामक कार्यवाही में देखने को मिलती है, और बीमा संबंधी दावे, समुद्री बीमा नीतियां जटिल होती हैं और कवरेज, जिम्मेदारी व खर्च बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। आगे बात करते हैं समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, देखते हैं। तो समुद्र में खतरनाक वस्तुओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, खतरनाक वस्तुओं की मार्किंग, पैकेजिंग, लोडिंग और परिवहन से संबंधित नियम देखने को मिलेंगे। खतरनाक वस्तुओं से, ठीक है, तो ये चीज है। उद्देश्य की जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना। अगला है समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, 1974 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ है, बस याद रखना। से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन देखने को मिलता है। ये प्रोटोकॉल आया था 2000 में, बस इसका नाम याद रखना है कि ये प्रोटोकॉल है, इससे रिलेटेड है। जहाजों पर हानिकारक एंटी फाउलिंग सिस्टम के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये बहुत सारे कन्वेंशन बना के रखे हुए हैं, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये याद रखना कि बैलास्ट वाटर होता क्या है। इसका उद्देश्य है कि जहाजों के बैलास्ट वाटर के माध्यम से हानिकारक समुद्री जीवों और रोगजनकों के प्रसार को रोकना। समुद्री परिवेश, अब बैलास्ट वाटर होता क्या है कि समुद्र जो है जहां से चलता है, क्योंकि वहां पे खाली है, तो खाली जब समुद्र चलता है तो वो कहीं का पानी भर लेता है जहां से वो खाली होता है, तो उसके बाद वो जहां पे उसको लोड होना है वहां पे वो पानी छोड़ देता है। तो इस पानी में क्या होता है, कुछ ना कुछ जीव जंतु ये भी चले जाते हैं, समुद्री हानिकारक जीव, तो ये सब चले जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी वाटर को हम लोग ब्लास्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। भारत में समुद्री आपदाओं से संबंधित कानूनी तंत्र, इसको हम लोग देख लेते हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, समुद्री सुरक्षा, जहाजों का पंजीकरण, क्रू यानी चालक दल के कल्याण,
प्रदूषण की रोकथाम और समुद्री उत्तरदायित्व का संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी इससे रिलेटेड प्रावधान देखने को मिलेंगे। तेल रिसाव जैसे कि तेल रिसाव, खतरनाक पदार्थों का अफवाह के खिलाफ पर्यावरण सुरक्षा, ये सब चीजें। राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना देखने को मिलेगी। इसमें करता है इसका संचालन या क्या है, समुद्री क्षेत्र में तेल एवं खतरनाक रसायनों के रिसाव से निपटने के लिए संचालन संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो आगे की नीतियां देखने को मिलेगी। परिवहन संबंधी सख्त नियम होने चाहिए, जोखिम मानचित्र और जोनिंग होनी चाहिए, कार्गो प्रबंधन में औद्योगिकरण, इस तरह प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें। आईएमओ विभिन्न सुधार करना, आईएमओ के द्वारा पता लगाना एवं अग्रिम चेतावनी देना, रडार, ड्रोन, इसके द्वारा भुगतान का सिद्धांत होना चाहिए, अदालत के बाहर समझौते होने चाहिए, प्रशिक्षण एवं जागरूकता होनी चाहिए। बात करते हैं आईएमओ की, तो आईएमओ क्या है, तो 1948 में इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी देखने को मिलेगी। भारत सहित 176 देश देखने को मिलेंगे। पोत परिवहन सुरक्षा आदि से रिलेटेड ये काम करता है। ठीक है, तो ये खबर भी आपकी तीसरी खबर हो गई है एनवायरमेंट की। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथी खबर। चलिए चौथी खबर देखते हैं। तो चौथी खबर हमारी भीड़ आपदन से जो आपदा प्रबंधन है, क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड खबर देखने को मिलेगी। आपको पता होगा कि अभी जब आईपीएल हुआ था तो उसमें आरसीबी की जीत के बाद जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में क्या हुई थी, भीड़ जुटी, जिसमें से कहीं ना कहीं मौत हो गई थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाका है, वहां पे आपदाओं में होने वाली मौतों का सबसे आम कारण होता है कम्प्रहेंसिव एस्फेसिया, दबाव के कारण दम घुटना। ठीक है, केवल 6-7 लोगों द्वारा एक ही दिशा में धकेलने में इतना संपीड़न बल उत्पन्न हो जाता है जो स्टील को मोड़ सकता है। ये बात आता है। तो भगदड़ है क्या, पहले देखते हैं कि भगदड़ आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोग किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। भीड़ प्रबंधन में असफलता के कारण क्या है कि भीड़ नियंत्रण में असफलता होती है अत्यधिक भीड़ के कारण, और संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी, ये भी हो सकता है। भीड़ के व्यवहार को उकसाने वाले कारण जैसे घबराहट और संरचनात्मक समस्याएं, जैसे कि 2017 में मुंबई के एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर एक सकरी और फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की वजह से अफवाह से घबराहट फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। आग और बिजली से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। किसी सेलिब्रिटी की झलक पाने के लिए ऐसा हो सकता है। बात करते हैं कि जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इससे रिलेटेड, इसने जो है भीड़ से रिलेटेड क्या दिशा निर्देश दिए। तो सबसे पहले तो तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है, जोखिम का आकलन और फेलियर मोड एवं इफेक्ट एनालिसिस के जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरों का आकलन किया जाना चाहिए। भीड़ की संख्या में से संबंधित नियम है कि प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, तय किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि किस स्थिति में जैसे बैरिकेड टूटने पर लोगों को निकालना शुरू कर देना चाहिए। न्यूयॉर्क जो है, वहां पे 1000 से ज्यादा लोगों को वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण को रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही बात किया जा रहा है अवसंरचना विकास किया जाना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई जानी चाहिए, तो जिससे कि उनकी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग निकल सके। ठीक है, बहुभाषी संकेतक यूज करने चाहिए, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली होनी चाहिए, सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसे कि आर्टिकुलेटिंग टावर होने चाहिए, वाटर एम्बुलेंस और बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बात करते हैं कि कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 1 बी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(3) के तहत सरकार ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 के बारे में बात किया जाएगा, तो अधिनियम क्या करता है, लोक असुविधा को रोकने के लिए वैध जुलूसों और सभाओं को विनियमित करने हेतु उचित शर्तों को निर्धारित करता है। 2005 में क्या है, वाहनों और मानव यातायात तथा भीड़ प्रबंधन से संबंधित अन्य क्षेत्रों को संबंधित है। बात करते हैं प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए,
सूचना प्रणाली होनी चाहिए कि अच्छे से लाउड स्पीकर है, मोबाइल अपसेट है, लाउड स्पीकर है, ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया, साइनेज है, डिजिटल बोर्ड हो गया, इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि उनको तुरंत जानकारी दी जा सके। सूचना सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण वॉच टावर हो, वायरलेस संचार नेटवर्क हो, सीसीटीवी निगरानी, ये सब चीजें होनी चाहिए। करते हैं भारत में भगदड़ को रोकने के लिए तकनीकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। RFID और IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उनसे भीड़ कैसे ट्रैकिंग किया जा सकता है। ये तकनीकें लोगों को आवाजाही पर नजर रख सकती हैं या सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जगह में क्षमता से अधिक भीड़ ना हो। ठीक है, जैसे कुंभ मेला में RFID टैगिंग का परीक्षण किया गया है। निगरानी और रियल टाइम में भीड़ को मॉनिटर करना, AI आधारित हो जाना चाहिए, थर्मल इमेज, लाइव एरियल फीड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये हो गई खबर, मेजर यही थी, आपने इसको पढ़ लिया है, मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ कानूनों के बारे में। नेक्स्ट खबर है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसने भारत पूर्वानुमान प्रणाली का आवरण किया है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, देखने को मिले। विकासकर्ता कौन है, तो इसका विकास करता है पृथ्वी विकास मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसकी भूमिका क्या होगी, भारत में मौसम के पूर्वानुमान का रेजोल्यूशन अब क्या हो गया है, 6 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, जिससे देश के हर गांव को अधिक सटीक और विशिष्ट पूर्वानुमान मिल पाएगा। डेटा स्रोत क्या होगा, 40 डॉपलर रियल टाइम डेटा लेती है, जिससे स्थानीय स्तर पर तात्कालिक पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ती है। डॉपलर रडार क्या होता है, डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करके कणों की गति का डेटा इकट्ठा करती है। डॉपलर प्रभाव वह है जिससे प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित रंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसके बारे में, इसका महत्व क्या होगा, बेहतर सटीकता गति, क्योंकि अब क्या हुआ है कि मीटर की रेंज में ही आपको बता देगा, तो इससे कहीं ना कहीं बेहतर सटीकता देखने को मिलेगी। ठीक है, वैश्विक नेतृत्व देखने को मिले, 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ यह प्रणाली अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे देशों से आगे है, जिनके मॉडल 9 से 14 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर काम करता है। आपदा प्रबंधन और कृषि में सहायता देखने को मिलेगी आपको इससे कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग से। ठीक है, आर्थिक लाभ जैसे कि कृषि बुनियादी ढांचा, जल प्रबंधन और इस तरह से मदद। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली आर्का और अरुणिका द्वारा संचालित किया गया है, तेजी से सिमुलेशन अनुकरण प्रदान करता है। तो ये हो गया। अब अगला है कि 5.6 टॉपिक है, जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप पीछे की भी वीडियो देख लीजिएगा, और आगे के वीडियोज में हम लोग इसके आगे के टॉपिक कवर कर लेंगे और जुलाई की करंट अफेयर भी अपडेट करेंगे।